गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग में। और आज मैं आपके लिए 12th अकाउंटेंसी का एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आया हूं, जिसका जो बिल्कुल 2021 में जिस प्रकार का पेपर आएगा उसके सिलेबस और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। जो 2021 में जो पेपर आपका अकाउंटेंसी का आएगा उसमें 30 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 20 मार्क्स के। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा 6 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। कुल मिला के 6 और 4, इस प्रकार आपका 60 मार्क्स का पेपर है जो अकाउंटेंसी का आएगा। मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल ही उसी प्रकार से लिए गए हैं जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं जो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? आय व्यय खाता आधिक्य या कमी, नगद से, शुद्ध लाभ, पूंजी लाभ। इसका आंसर होगा आधिक्य या कमी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, जिसका आंसर होगा 2। साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यापार शुरू कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख को भी कहा जाता है। परविवरण, पार्षद अंतर नियम, साझेदारी के सिद्धांत, साझेदारी के अंतर नियम। तो इसका आंसर होगा साझेदारी अंतर नियम। इसमें यानी कि इस मॉडल टेस्ट पेपर में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल उसी हिसाब से लिए गए हैं, उसी डिजाइन से लिए गए हैं जैसे कि हरियाणा बोर्ड ने अपने पेपर के डिजाइन में डाला है। उस चैप्टर से उतने ही नंबर के क्वेश्चन लिए गए हैं जितने कि फाइनल एग्जाम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के दायित्व होते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं सीमित, असीमित, न्यायालय द्वारा निर्धारित और साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित। तो साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं सभी के दायित्व असीमित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो थोड़ा आगे चला गया था टाइपिंग करते वक्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फर्म, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये एक फर्म 80,000 का लाभ कमाती है। साधारण प्रत्यय दर 10% है। फर्म की संपत्तियां 9 लाख है तथा दायित्व 3 लाख के हैं। वास्तविक औसत पूंजीकरण पद्धति से ख्याति का मूल्य क्या होगा? वास्तविक औसत लाभ पूंजीकरण पद्धति से ख्याति का मूल्यांकन क्या होगा? तब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है, एक चालू संपत्ति है, एक नाशवान संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है। तो इसका आंसर आएगा, जो गुडविल होती है वो एक इंटेंजिबल एसेट होती है। आंसर होगा ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए तथा बी 2:1 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी को 1/3 भाग देकर साझेदार बनाया। नया अनुपात होगा। नया अनुपात क्या होगा? जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:2:3। जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा देखकर साझेदार बनाया गया, जो अपने हिस्से का 3/4 ए से तथा 1/4 बी से प्राप्त करता है। नया अनुपात क्या होगा? 2:1:1, 23:11:12, 3:1:1 और 13:23:12। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर आपका आएगा वो होगा 23:11:12। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स तथा वाई साझेदार है। उन्होंने जेड को 1/3 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश दिया। भविष्य में एक्स तथा वाई 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में लाभों बांटते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? इस क्वेश्चन को तब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:5। उसके बाद है, यदि
नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि, गुडविल की राशि कैश लाता है, रोकड़ में देता है, तो उस राशि को डेबिट करेंगे। कहाँ डेबिट करेंगे उस राशि को? ख्याति खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका आंसर होगा रोकड़ खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, असेस्ड अकाउंट। इसका सही आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट, वो एक नाम मात्र का खाता होता है। उससे आगे क्वेश्चन है साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके खाते में डेबिट की जाएगी? अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, फर्म से रिटायरमेंट होता है, तो गुडविल को किसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, ए, बी और सी लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? यानी कि ए, बी, सी साझेदार हैं, उनमें से सी का रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है जिसमें इसका आंसर होगा सी चला जाएगा तो जो रेशियो बचेगा 3:2 वही, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो 5:2:1 यानी 5:2:1 में लाभों को बांटते हैं। यदि ये ए के अवकाश ग्रहण पर नया अनुपात 3:1 3:1 हो तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? इसका आंसर आएगा 14:11 यानी 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो 1/2:1/4:1/4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर न्यू रेशियो क्या होगा? जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2:1। उसके बाद एक कंपनी की एक विशेषता नहीं है, क्वेश्चन ये था कंपनी की एक विशेषता है अस्थायी जीवन, सीमित दायित्व, असीमित दायित्व, अंशों के हस्तांतरण पर रोक। तो इसके जो आंसर होगा कंपनी की एक विशेषता है सीमित दायित्व। उसके बाद निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 200। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी के जिस भाग के लिए जनता से आवेदन प्राप्त होता है उसे कहा जाता है, यानी कि जो कैपिटल हम इशू करते हैं उसके जितने भाग के लिए हमें एप्लीकेशन मिलती है उसे को क्या कहते हैं? प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, संचित पूंजी, पूंजी संचय। इसका आंसर होगा प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पूर्वाधिकार अंशों को अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का हिस्सा मिलता है उन्हें कहते हैं, जिनको अतिरिक्त लाभों में हिस्सा मिलता है उन पूर्वाधिकार अंशों को कहते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश, गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसका आंसर होगा आपका भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि होनी चाहिए। अगर आप अंशों का, शेयरों का अलॉटमेंट करते हैं तो मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना आना चाहिए? 70%, 50%, 100%, 90%। इसका आंसर होगा 90%, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जो शेयर है री इशू एट पार पर भी किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पर भी किए जा सकते हैं। अंशों के पुनः निर्गमन की प्रविष्टि कौन सी है, मतलब कौन सी नहीं है? जब अंशों को री इशू किया जाएगा, शेयरों को री इशू किया जाएगा तो कौन कौन सी एंट्री हो सकती है? ए लिखा है हमने, एंट्री हो सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कैपिटल अकाउंट हो सकती है। बी एंट्री लिखी है, दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी हो सकती है। सी ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो सकती है। डी ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये इसका आंसर होगा। ये एंट्री री इशू की नहीं होती, शेयर इशू करने पर होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य, एट पार पर, प्रीमियम पर, कटौती पर यानी कि डिस्काउंट पर। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन।
कि जो ऋण पत्र हैं, डिवेंचर हैं, वो एट पार पर भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पर भी किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार एक गैर सूचित कंपनी की दशा में ऋण पत्र शोधन से पूर्व आदत ऋण पत्र राशि के खालिस्तान बराबर राशि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। इसका आंसर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाता, सामान्य संचय खाता, सिंकिंग फंड खाता, लाभ हानि विवरण। यानी कि जो डिवेंचर के रिडम्पशन पर जो प्रॉफिट होता है उसे ट्रांसफर किया जाएगा पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 8 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा करना है तो कितने रुपए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR में कितनी राशि जाएगी? जब परिवर्तन द्वारा शोधन करते हैं तो नील, कोई भी अमाउंट हमारी नहीं जाएगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंकिंग फंड खाता हमेशा प्रदर्शित करता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, न डेबिट न क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। इसका आंसर होगा क्रेडिट शेष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने वाले लाभ, आयगत लाभ, पूंजीगत संचालन लाभ, व्यापारिक लाभ। इसका आंसर होगा आपका पूंजीगत लाभ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है वार्षिकारण, खुले बाजार में क्रय करके, परिवर्तन द्वारा, उपरोक्त सभी। ये सभी डिवेंचर के रिडम्पशन की विधियां हैं। वार्षिकारण द्वारा भी कर सकते हैं, खुले बाजार में क्रय करके भी कर सकते हैं, परिवर्तन द्वारा भी। तो इनका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, एक एक नंबर के जो हमने डिस्कस किए। अब हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव हैं और जो कुल मिला के यानी कि आपके 2-2 मार्क्स के। पहला है, खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को क्रय करने के शोधन का क्या अर्थ है? यानी कि जब कंपनी शेयर मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से अपने डिवेंचर को लाइक एज इन्वेस्टमेंट खरीद लेती है, चाहे तो उनको रद्द भी कर सकती है, उन्हें कहते हैं खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को क्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कूपन बंद पत्र किसे कहते हैं? शून्य कूपन बंद पत्र क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जिसमें ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो अत्यधिक डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, अत्यधिक कटौती पर इशू किया जाता है। यानी इसके इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का जो अंतर होता है वही प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर के लिए, विनियोजकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आदत याचना किसे कहते हैं? ये इशू ऑफ शेयर के चैप्टर से आदत याचना, यानी कि जब किसी भी अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की अमाउंट मांग ली जाए और शेयर होल्डर उसकी पेमेंट ना करे, उसे आदत याचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का हरण से क्या तात्पर्य है? जब कोई शेयर होल्डर फर्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की रुपए की पेमेंट नहीं करता तो कंपनी के पास एक अधिकार होता है कि वो उसके शेयरों को जब्त कर ले। ओनर्स। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, स्वामित्व समता क्या है? ओनर्स इक्विटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में भी पूछा जा चुका है पीछे के 2017 या 18 के एग्जाम में हरियाणा बोर्ड द्वारा। इसमें लिखा गया स्वामित्व समता का क्या अर्थ है? यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो असेस्ट है वही क्या कहलाती है? स्वामित्व समता। यानी कि एक तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो परिसंपत्तियां हैं जिनमें ऋण और देयताएं शामिल हैं वही क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी। कुल मिला के आप ये समझे शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है वही क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी, स्वामित्व समता। अगला क्वेश्चन, अंशों का निजी विक्रय का क्या अर्थ है? यानी कि जब कंपनी शेयरों को इशू करने के लिए परिविवरण जारी नहीं करती, जनता को आमंत्रित नहीं करती, डायरेक्टर अपनी जान पहचान या संबंध या रिलेशनों के आधार पर ही उनका विक्रय कर देते हैं, उसे कहते हैं अंशों का निजी विक्रय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है? यानी कि जब साझेदारी ठहराव समाप्त हो जाता है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है? जब साझेदारी ठहराव समाप्त हो जाता है पुराना और नया साझेदारी ठहराव लागू हो जाता है उसे कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज क्यों दिया जाता है? जब सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात एक पार्टनरशिप फर्म में इक्वल हो, समान हो और उनकी पूंजी अपेक्षाकृत इस रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल रेशियो से कुछ ज़्यादा हो किसी की, तो उसको अधिक पूंजी की क्षतिपूर्ति देने के लिए
उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये यहाँ पर आपकी बुक में जब देखेंगे डीके गोयल सर की बुक में तो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद है लाभ न कमाने वाली संस्था की 2 विशेषताएं बताइए, यानी कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन है एनपीओ से, उसके एनपीओ की 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता तो ये है कि ये संस्थाएं प्रॉफिट नहीं कमाती। दूसरा ये लाभ हानि खाते की जगह कौन सा खाता बनाती है, आय व्यय खाता बनाती है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर फिर से उसी चैप्टर से है, फर्स्ट नंबर चैप्टर से एनपीओ से, कि व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किसे कहते हैं, पेमेंट ऑफ ऑनोरियम। ये क्या होता है कि जो संस्था के वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं है उनको किया गया भुगतान व्यावसायिक शुल्क का भुगतान कहलाता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे 30 से लेकर 40 तक, 2-2 मार्क्स के, जो बिल्कुल उसी चैप्टर से लिए गए हैं जिस चैप्टर से आएंगे लगभग जिस प्रकार से हरियाणा बोर्ड ने अपना एक डिजाइन बताया HBSC ने, उसी अकॉर्डिंग हमने लिए। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशियां कौन कौन सी हैं। तो एक मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी होता है उसको देय राशियां होती हैं, वो आप जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें फर्स्ट बुक का पार्टनरशिप की बुक का चैप्टर नंबर 5 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन पर जो लाभ होंगे वो या हानि होगी, वो रिजर्व प्रॉफिट या लॉस है उनमें उनका हिस्सा, गुडविल में उसका हिस्सा, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। वो आप वहां से पढ़ लें कि कौन कौन सी। जो ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 और 5 चैप्टर में से आना है। 4 चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर और 5 चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उनमें से आएगा कंफर्म। एक में से थ्योरी आएगी, दूसरे में से न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकल भी डाला है आपके लिए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/3 एंड 1/3 एज एट 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट उनकी दे रखी है, जो लाइबिलिटीज, अमाउंट असेस्ड और अमाउंट दे रखी है। तो ये क्रेडिटर्स हैं 65,900, कैपिटल अनुराग की 30,000, भावना की 30,000। उसके बाद कैश, सन्ड्री डेबिटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये पूरा एक क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अगर ये आप डीके गोयल सर की बुक में देखेंगे तो ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट ही आपको मिल जाएगा, जहाँ से 4th चैप्टर में रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। वो मैंने इस सैम्पल पेपर में आपके लिए डाला था, या आप बुक से देख सकते हैं डीके गोयल सर की बुक में, वहाँ मिलेगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो आएगा कुल मिला के 5415 रुपये, जिसमें एक पार्टनर के हिस्से आएंगे 3610 अनुराग के, और दूसरे पार्टनर भावना के हिस्से आएंगे 805। उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो फर्स्ट पार्टनर है अनुराग उसका आएगा 33,610, और जो दूसरा पार्टनर है भावना उसका आएगा 21,805। और जो न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस तो 15,000 ही रहेगा, जो फर्म में आया है नया मोनिका, उसका कैपिटल बैलेंस वही रहेगा 15,000 ही लेकर के जो आया है। उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका आपका टोटल जो आने वाला है वो आएगा, आप सोल्व करके देखें, बैलेंस शीट तब बनाएंगे उसका टोटल आपका आएगा 1,36,315, दोनों साइड का असेस्ट और लाइबिलिटी साइड का। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें 4 मार्क्स का 4 नंबर का, जो कंफर्म हुआ है आपको इशू ऑफ शेयर के चैप्टर, कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में से मिलेगा। हमने एक क्वेश्चन डाला है 42X लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ अशोका ऑफ ₹10 each ₹8 called up, on which he had paid ₹5 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर रीइशू, यानी कि 700 शेयर रीइशू हमने फॉर फ्यूचर किए थे, जो 10 रुपए का था 8 मांगे गए और 5 की पेमेंट हो गई, यानी कि 3 रुपए एरियर्स रहे। उनमें से 500 शेयर रीइशू कर दिए, जो प्रत्येक कितने का है 9 रुपए में दोबारा से रीइशू कर दिए, यानी कि इसमें शेयरों के फॉर फ्यूचर की, रीइशू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की कुल मिला के 3 जर्नल एंट्री करनी थी, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा है वो है, एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये तब आप पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर है, उसमें
पहला ही क्वेश्चन यानी कि पहले ही चैप्टर में कंपनी अकाउंट में पहले चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसे कहते हैं, ये प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, अंशों का बाईबैक करने के लिए, बोनस अंश परचेज करने के लिए, या फिर जब हमने कोई डिवेंचर इशू किए होंगे, इशू के समय जो डिस्काउंट दिया था उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, या प्रीफरेंस शेयर और डिवेंचर के रिडम्पशन पर कोई प्रीमियम होगी उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था। तो ये एक छोटी सी हमने कोशिश की थी, एक पेपर सैम्पल पेपर आपके लिए बनाया था अकाउंटेंसी का, जिस प्रकार से HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पेपर का डिजाइन और सिलेबस अपनी साइट पर बताया था, उसी के अकॉर्डिंग एक सैम्पल पेपर तैयार किया। अगर आपको इससे कुछ % भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को